हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी चैप्टर करने वाले हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी सिलेबस इसे यूनिट 4 के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों चैप्टर्स आते हैं, मनी एंड बैंकिंग, बट हमारी टीआर जैन में ये अलग तरीके से दिए हुए हैं। मनी अलग चैप्टर है, बैंकिंग अलग चैप्टर है। सो इस वीडियो में हम मनी पूरा ख़त्म करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। ठीक है, मनी का पहली बात तो हम मीनिंग और यू कैन से डेफिनेशन और एवोल्यूशन जानेंगे कि मनी मनी कैसे आया, मनी का मतलब मनी का ओरिजिन क्या था, और यू कैन से मनी से पहले कैसे एक्सचेंज किया जाता था, मतलब कैसी चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी जब मनी नहीं होता था। फिर हम आएंगे कॉइन्स के बारे में कि मेटल के कॉइन्स आए, फिर उनके बीच में कैसे एक्सचेंज हुआ। फिर आएंगे हम पेपर के ऊपर, पेपर करेंसी आई, उसने कैसे रिवोल्यूशनाइज किया यू कैन से एक्सचेंज मेथड को। लास्टली हम ई मनी के बारे में भी जानेंगे, जो आज के टाइम पे आप नेट बैंकिंग यूपीआई वगैरह के बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक, मतलब यूपीआई स्पेसिफिकली नहीं है, उसे एक ब्रॉड हेडिंग ई मनी के अंडर डाला हुआ है इसमें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होगे, सिंपली डेफिनेशन पे आते हैं हम। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। एक ऐसी चीज़ जो किसी भी सामान को एक्सचेंज करने के लिए एक्सेप्ट की जाए, वो मनी होती है। मतलब आपने चिप्स खरीदना है किसके बदले? अपने 10 रुपीज़ के बदले। दुकानदार उस 10 रुपीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? वो उस 10 रुपीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, देयर फॉर मनी इज़ अ मीडियम, यू कैन से अ मीडियम ऑफ अ कॉमन यूनिट फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ओके। अब देखो, ये सारा दिया हुआ है इसमें, ये जो पूरा है, ये सारा पार्ट बताता है कि एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी से पहले क्या कैसे लोग चीज़ें एक्सचेंज करते थे। मनी के बाद कई सारे स्टेजेस है, उन पे कैसे लोग एक्सचेंज करते थे, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा सा चार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। Origin and evolution of money. Origin of the money is related to the need to facilitate the exchange. मनी इसलिए ओरिजिनेट हुआ ताकि जो एक एक्सचेंज प्रोसेस था, जो सामानों को सामान को जब एक्सचेंज किया जाता था, जो ये प्रोसेस था, इसे जब सिंप्लीफाई किया जाए और यू कैन से ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में प्रेजेंट किया जाए, इस काम के लिए मनी को ओरिजिनेट किया गया था। ठीक है, इतना ही है इसका यहाँ पे, और बाकी तो वही डेफिनेशन यहाँ पे रिपीट हुई है। ठीक है, let's come to the journey from the barter system to e-money, but this is also known as the evolution of money. सबसे पहले ना बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब है? दो आदमी हमारे पास, एक के पास एप्पल्स है, दूसरे के पास ऑरेंजेस है। ऑरेंज वाला आदमी बोलता है मुझे एप्पल खाना है, एप्पल वाला बोलता है कि मुझे ऑरेंज खाना है। तो ये दोनों एक दूसरे को मिलता है, ये एक बंदा अपना एप्पल देता है, दूसरा बंदा अपना ऑरेंज देता है, तो अच्छे से एक्सचेंज प्रोसेस हो गया। मतलब जो दोनों को जो चीज़ एक्सचेंज करनी थी वो ईजिली हो गई। ठीक है, ये था हमारा बार्टर सिस्टम एक्चुअली। अब देखो, बार्टर सिस्टम हमने क्लास एट्थ क्लास स्टिल एट्थ का नहीं मुझे पता, बट नाइन्थ या टेंथ में की एक बुक में है पूरा बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एडवांटेज क्या है? इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज, मतलब बस एक्सचेंज हो जाता है इससे। ठीक है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, वही है, एप्पल आर एक्सचेंज फॉर ऑरेंजेस। कैश का, पैसे का कहीं काम ही नहीं है, बस चीज़ें एक्सचेंज हुई है। ठीक है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, एप्पल इज एक्सचेंज फॉर ऑरेंज, मतलब गुड्स एंड आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है, डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब देखो, ये दो आदमी है, एक बंदा ऑरेंज दे रहा है, दूसरा बंदा एप्पल दे रहा है। अब मान लो ऐसा होता है कि ये ऑरेंज वाला बोलता है कि नहीं, मेरे को एप्पल नहीं खाना है, मेरे को एप्पल नहीं खाना है, मेरे को बनानास खाने हैं। एप्पल वाला बोलता है कि पर मेरे को तो ऑरेंज खाना है। ये जाता है ऑरेंज वाले के पास, भाई सुना ऐसा कर, मेरे एप्पल ले ले और मुझे अपने ऑरेंजेस दे। ऑरेंज वाला बोलता है कि भाई मेरे को बनानास चाहिए, तो अपने एप्पल्स अपने पास ही रख, मेरे को नहीं एप्पल खाने। ठीक है, अब देखो यहाँ दिक्कत आ गई कि नहीं? ठीक है, ऑरेंज वाला मना कर रहा है कि ऑरेंज वाला ले ही नहीं रहा, एप्पल 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 ले ही नहीं रहा, और एप्पल वाले को ऑरेंज चाहिए, ऑरेंज वाला दे ही नहीं रहा। ठीक है, एक काइंड ऑफ दिक्कत हो गई। ठीक है, कोइंसिडेंस नहीं बैठ रहा है इन लोगों के बीच में। ठीक है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू क्या होता है? यू कैन से 1 रुपीज़ की क्या वैल्यू, मतलब 1 रुपीज़ से आपको कितना सामान मिलेगा? 1 रुपीज़ से आपको एक वैल्यू टॉफ़ी मिलेगी। ठीक है, 1 रुपीज़ से आपको एक वैल्यू च्युइंगम मिलेगी। ठीक है, एक काइंड ऑफ एक कॉमन यूनिट है, 1 रुपीज़ एक कॉमन यूनिट है। ठीक है, इसके बदले आपको एक सर्टन वैल्यू मिलती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, लैक ऑफ द सिस्टम फॉर द फ्यूचर पेमेंट ऑफ द, देखो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स जो होती है ना, वो भी नहीं हो पाती थ्रू द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ सिस्टम फॉर द स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब देखो ऐसा है, ऑरेंजेस वाला आदमी है, अब इसने सोचा है कि भाई ऐसा है कि मैं अपने ना बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ूंगा, मतलब मैं अपने बच्चों के लिए पैसे जमा करके जाऊंगा। ठीक है, अब भाई बार्टर सिस्टम है, इसमें कैश तो है नहीं, पैसा भी है नहीं। अब ये बंदा क्या करेगा? अपने ऑरेंजेस के ज़मीन में दफना देगा या किसी लॉकर में डाल देगा कि हाँ भाई मैं 10 साल बाद इन ऑरेंजेस को निकालूंगा और तब एक्सचेंज करूँ? ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि देखो मनी होती तो आपने एक सेकंड के लिए कहीं ना कहीं लॉकर में डाल देते। अब भाई ऑरेंजेस है, ये तो सड़ के ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक काइंड ऑफ स्टोर भी नहीं कर सकते आप इससे वैल्यू को। ठीक है, हाई ट्रेडिंग कॉस्ट ओइंग टू द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, ईजी।
मेटालिक करेंसी, अब देखो मेटालिक करेंसी कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर मेटालिक करेंसी में आता है। मेटालिक करेंसी किस टाइम पे आई थी? आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य और जो भी सारा मगध एम्पायर एंड ऑल। थोड़ा मैं हिस्ट्री में चल जाता हूँ कई बार, बट ठीक है। जो सबसे पहले कॉइन्स आए वो इन लोगों के टाइम पे ही आए थे, ठीक है। और यू कैन से स्पेसिफिकली अगर गोल्ड कॉइन्स की बात करें वो, ठीक है। ईज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले तो जब मेटालिक करेंसी आई तो जो एक्सचेंज करने का प्रोसेस था, जैसे यहाँ पे तो टफ था कि वहाँ पे तो कोई कई बार कोइंसिडेंस ही नहीं बैठता था, तो यू कैन से चीज़ एक्सचेंज ही नहीं हो पाती थी। यहाँ पे क्या है, पैसा आ गया है, पैसा आप एक्सचेंज कर सकते हो इजीली, ठीक है। सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज, सेल और परचेज का जो एक्ट है वो सेपरेट हो गया। अब कैसे सेपरेट हो गया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये ऑरेंज और एप्पल वाला आदमी, अब मैं जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। ऑरेंज वाला ऑरेंज उगाता है ये भाई साहब, ठीक है, इसके पास बहुत सारे ऑरेंजेस है। ये दुकान वाले के पास जाता है, बोलता है कि भाई सुन ऐसा कर, ये ऑरेंज ले ले, इसके बदले मेरे को पैसे दे दे। दुकान वाला बोलता है ठीक है मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ, तो अपने ऑरेंजेस दे दे, ठीक है। अब इस ऑरेंज के पास पैसे आ गए, इस ऑरेंज वाले के पास पैसे आ गए। अब ये ऑरेंज बोलता है कि मुझे बनानास खरीदने हैं। अब जाएगा ये बनाना वाले की दुकान के पास अपने वो पैसे लेके, ठीक है। जो उसने अपने ऑरेंज बेच के कमाए पैसे, उसको लेके वो बनानास वाले के पास जाता है और बनानास वाले को पैसे देता है और अपने लिए बनानास लेके आता है, ठीक है। काइंड ऑफ यू कैन जस्ट सी कि इसमें मनी का कितना बड़ा रोल आ चुका है अब बस वो नहीं कि कोइंसिडेंस कि भाई ढूंढना पड़ेगा आपको जाके कि भाई कौन मेरे को बनाना देगा मेरे ऑरेंज के बदले, ये हिसाब नहीं होता अब, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंडिचर, अब देखो अब इतना ईजी हो गया, मनी से आप कुछ भी खरीद सकते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे और बेचोगे, ठीक है। ओके। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिफ़िकल्ट टू पे फॉर द लार्जर ट्रांजेक्शन्स, जस्ट टेक एन एग्जांपल। एक बहुत बड़ा कोई ऑर्डर किया आपने, अब उसमें भी बहुत बड़ा ऑर्डर में मैं कैसे बताऊँ आपको। मान लो पुराने टाइम में जो दो कंट्रीज़ थी, एग्जांपल दे रहा हूँ, दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा है और एक कंट्री बहुत बड़ी बड़ी शिप्स बनाती है, बहुत बड़ी शिप्स, ठीक है। अब वो शिप्स की वैल्यू अनइमेजिनेबल है, ठीक है। वो आप गोल्ड के टर्मिनोलॉजी में भी नहीं निकाल पाओगे। अब भाई अगर वो बंदा अपनी बहुत बड़ी शिप किसी और को बेचना चाहे और दूसरे वाले के पास गोल्ड है, वो और गोल्ड भी उसके पास कम है, अब भाई ये एक्सचेंज कैसे करेगा मुझे बताओ, ठीक है। ये बोलेगा जिसके पास बहुत बड़ी शिप है, वो बोलेगा कि भाई देख मेरे को चाहिए 2,000 किलो गोल्ड। अब आगे वाला बोलेगा भाई तू पागल हो गया, मेरे पास इतना गोल्ड है ही नहीं, मेरे पास तो इवन सिल्वर भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे एक्सचेंज करूँ। वो बोलेगा तो भाई तो शिप का अगर आपको चाहिए शिप तो आप कैसे एक्सचेंज करोगे। वो बोले कि भाई देख मेरे मेरे घर में तो मेरे कंट्री में तो बहुत सारा वीट होता है, मैं वीट दे दूँ। बोलेगा वीट नहीं चाहिए मुझे गोल्ड चाहिए। अब आप गोल्ड मेटेलिक करेंसी को कितने मतलब बड़े ट्रेड के लिए नहीं यूज़ कर पाओगे, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ मोर देन द फेस वैल्यू, पहली बात इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू क्या क्या होती है। Intrinsic value is the value of the material of which a coin is made of, ठीक है। एक कॉइन है, एक सोने का सिक्का है, उस सोने के सिक्के का क्या वैल्यू है मार्केट में, उसकी वेट की, उसके यू कैन से मटेरियल की। मटेरियल क्या है एक सोने का सिक्का, ठीक है। मटेरियल क्या है उसका, गोल्ड। अब गोल्ड की मार्केट में क्या वैल्यू है, 70,000 अबाउट, ठीक है। अगर उस 70,000 के ऊपर लिखा है कि भाई मार्केट में आप इस गोल्ड को, इस 70 यू कैन से इस 10 ग्राम के गोल्ड को आप सिर्फ यू कैन से अबाउट 10,000 के ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर पा रहे हो, तो ये बहुत अलग नहीं हो गया फेस वैल्यू। मतलब आप इस गोल्ड के कॉइन से सिर्फ 10,000 की चीज़ ही खरीद सकते हो, वेर एज इसकी जो असली वैल्यू मटीरियल जिस मटीरियल से बना है उसकी वैल्यू इज़ 70,000। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस ही होता है। फेस वैल्यू इज़ लाइक क्या लिखा है, कितना लिखा है इस कॉइन के ऊपर, और इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ लाइक जो जिस कॉइन से जिस मटीरियल से ये कॉइन बना है उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। It is hard to be split into the smaller denominations to cope with the smaller sale and purchase. Just take an example, एक कंट्री है, उस कंट्री में सिर्फ गोल्ड के ही कॉइन्स चलता है। अब देखो वहाँ पे क्या हुआ, एक आदमी आया, एक बच्चा आया, इस एक बच्चे ने बोला कि भाई देखो मुझे 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम मेरे को 250 ग्राम मुझे गुलाब जामुन चाहिए। वो चले जाएगा दुकान के पास कि मुझे 250 ग्राम गुलाब जामुन दो। अब वो लेके जाएगा अपने हाथ में गोल्ड का कॉइन। वो दुकानदार बोलेगा भाई सुन, ये जो आप गोल्ड का कॉइन दे रहे हो मुझे एक्सचेंज करने के लिए, इसके बदले आपको 10 किलो गुलाब जामुन मिलते हैं, ये 250 ग्राम मैं कैसे दूँ, इतनी छोटी अमाउंट तो हम देते नहीं। अब बच्चा बोलेगा मैं 10 किलो क्या करूँ, मेरी कौन सी शादी हो रही है, आई मीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। वो बच्चा बोलेगा कि मैं इतने सारे गुलाब जामुन का क्या करूँगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो छोटी ट्रांजैक्शंस है वो नहीं हो पाती विद द मेटालिक करेंसी। अब छुट्टे थोड़ी बनाओ, आप गोल्ड को तो काटने थोड़ी लगोगे वहाँ पे, ठीक है। ओके। इंस्टेबिलिटी इन द वैल्यू, अब ये मेरे को पॉइंट समझ गए इंस्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आर दी मोस्ट स्टेबल करेंसी, ठीक है। इंस्टेबिलिटी इन वैल्यू, चलो ये इसलिए कहा होगा कि मान लो कि कहीं क्या पता पुराने टाइम में गोल्ड की कोई खदान मिल जाए तो तब क्या पता गोल्ड की वैल्यू थोड़ी कम हो जाए, इस वजह से हो सकता है मे बी, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी बिकम्स मोर इलास्टिक, अब देखो पेपर मनी की बात है, मेटालिक करेंसी के बाद पेपर मनी है, कागज़ की मनी जो आज के टाइम पे भी चलती है, एक्सक्यूज मी।
ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी बिकम्स मोर इलास्टिक। अब देखो मोर इलास्टिक का क्या मतलब है, ये वो इलास्टिक तो है नहीं आपके ट्राउजर्स वाला, दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, कि मनी आप बहुत ज़्यादा, आई मीन यू कैन से इलास्टिक का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब आप मनी बहुत ज़्यादा भी सप्लाई कर सकते हो, बहुत कम भी सप्लाई कर सकते हो, इट इज़ इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक कैसे होता है, आप बड़ा भी कर सकते हो, कुछ छोटा भी कर सकते हो। तो वही बात है, मनी, पेपर मनी बहुत ज़्यादा भी बन सकती है, कम भी बन सकती है। ठीक है, और यू कैन से दिस इज़ मोर कन्वीनियंट, कि मान लो अगर आपने ज़्यादा मनी बनानी है तो मतलब आप ज़्यादा एक्सचेंज चाहते हो अपनी कंट्री में। ठीक है, मतलब ज़्यादा ट्रेड चाहते हो कंट्री में। मतलब ये इन्फ्लेशन वगैरह को मैं अभी एक सेकंड के लिए साइड रख रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि इनसे मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे नहीं सोचना कि सर ने इन्फ्लेशन वगैरह साइड रख दी, इन्फ्लेशन वगैरह भी है, बट यहाँ पे आपके लेवल तक बहुत ही बेसिक, क्योंकि हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इसलिए। ठीक है, इट डज़ नॉट रिक्वायर द रिजर्व ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखो पेपर मनी के लिए आपको गोल्ड और सिल्वर की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे पड़ती है, पर देखो फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक है, तो बस इतना याद रखो कि नहीं पड़ती। ठीक है, एक्सचेंज, व्हाट इज दिस, एक्सचेंज एक्सपैंडेड फ्रॉम द लोकल टू द ग्लोबल लेवल। पेपर मनी आपने देखा होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, डॉलर रुपीज़ का रेट कितना है, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें भी आने लग गई थी विद इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर मनी। ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब देखो इन्वेस्ट करना है आपने, आपके पास पेपर मनी है, आपके पास यू कैन से घर में 15,000 का कैश है, आपने उस 15,000 के कैश से कोई अच्छे शेयर खरीदने हैं किसी कंपनी के, तो आप आराम से खरीद सकते हो। ठीक है, आप पूछो कैश से शेयर कैसे लेते हैं, उधर वो तो ऑनलाइन ही खरीदते हैं, वो ऐप्स वगैरह यूज़ करके। नहीं भाई साहब, आज के टाइम पे भी आप वो बॉन्ड्स खरीद सकते हो विद कैश, मतलब वो पुराने ज़माने का सिस्टम। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सेसिव सर्कुलेशन ट्रिगरिंग इन्फ्लेशन। देखो पेपर मनी के साथ दिक्कत ये होती नहीं, जब आप पेपर मनी बहुत ज़्यादा छाप दो तो आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है। मैं आपको बहुत बेसिक बताता हूँ, जब भी आप अपनी कंट्री में ज़्यादा नोट छापने लग जाओ तो मतलब आपकी कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये एक बेसिक एग्जांपल है। अगर आपने एग्जांपल, अगर मैं आपको हिस्ट्री में एक एग्जांपल दूँ, ये कब हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। जर्मनी की गवर्नमेंट ने बहुत सारे नोट छापने शुरू कर दिए थे। उससे क्या हुआ, चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई। बाकी आप इसे डिटेल में आपने शायद नाइन्थ में पढ़ा होगा, नाइन्थ की हिस्ट्री में। अगर नहीं याद तो थोड़ा बहुत गूगल कर लो, थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क आपके लिए। ठीक है, ओके। इट इज़ फ्रेजाइल टू हैंडल, फ्रेजाइल टू हैंडल के देखो दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है, तो वो पोएम वाली बात होगी, व्हाट द ऑथर वांट्स टू से। दो इंटरप्रिटेशन है फ्रेजाइल टू हैंडल, मतलब देखो वॉशिंग मशीन में डालोगे तो नोट धुल भी सकते हैं, ख़राब भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। प्लस फ्रेजाइल टू हैंडल अगैन, इसका यही वही मतलब है कि अगर मनी को आपने एक हिसाब से नहीं प्रिंट किया तो आपकी कंट्री में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी रिक्वायर्स द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। एक्सेप्टेबिलिटी, अब देखो अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री के लोग एक नोट को एक्सेप्ट करे फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उन लोगों के मन में इस नोट के प्रति एक विश्वास भी होना चाहिए कि भाई इसके बदले चीज़ एक्सचेंज हो जाएगी। अगर लोगों को विश्वास ही नहीं है कि इसके बदले कोई चीज़ एक्सचेंज होने वाली, तो लोग नोट को सीधा डस्टबिन में फेंक देंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ द फेक करेंसी इन द सर्कुलेशन, जाली नोट बहुत बड़ा मुद्दा। मुझे भी याद है जब मैं छोटा होता था तो न्यूज़ में बहुत आता था कि इंडिया में जाली नोट सर्कुलेट हो रहे हैं। जाली नोट में मैं सोचता था ना बचपन में कि शायद कोई और जाली टाइप बनी होती होगी उसमें, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, पर जाली मीन्स कि फेक नोट्स, फेक करेंसी। ठीक है, ई मनी, अब ई मनी क्या है, यूज़ ऑफ द पेपर इज़ रिड्यूस, इसके एडवांटेजेस क्या है। ई मनी इज़ लाइक आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड वगैरह भी आप ई मनी में ही एक सेकंड के लिए ले सकते हो, और यूपीआई वगैरह भी एक ई मनी का ही पार्ट है, और ओटीपी वगैरह के थ्रू आप जो ट्रांजैक्शंस करते हो वो भी ई मनी का ही पार्ट है। ठीक है, यूज़ ऑफ द पेपर इज़ रिड्यूस्ड, ई मनी का एडवांटेज क्या है, पेपर ही नहीं कटेगा, पेड ही नहीं कटेंगे, तो ये सब कुछ मतलब पेपर का यूज़ बहुत कम हो जाएगा। अकाउंट ट्रैकिंग बिकम्स कन्वीनियंट, अब आपके अकाउंट से किसको कितना पैसा गया वो बहुत ज़्यादा इजीली आप पता कर सकते हो। ठीक है, प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ नोट्स इज रिड्यूस्ड, अब आपको नोट छापने का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, कुछ कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, कंट्री को। इट हैज़ फैसिलिटेटेड एनी टाइम एनीवेयर ऑनलाइन बैंकिंग, अब ये पेमेंट आप कहीं से भी कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ प्रोल्ड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड, अब देखो इतनी फ्लेक्सिबल है, आप कहीं पे भी कभी भी पेमेंट कर सकते हो, तो मतलब जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी इशू, देखो ये पॉइंट बहुत बेकार है, इसको मत याद करो, मेरे को भी पसंद नहीं आएगा। ठीक है, साइबर क्राइम, अब देखो ई मनी के साथ बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, साइबर क्राइम, वो होते नहीं है वो स्कैमर्स फ़ोन पे, सर ओटीपी दे दो, सर ओटीपी दे दो, दिस एंड दैट। ठीक है, इट इनक्रेजेस द इम्पल्सिव परचेसेस, अब देखो आपके बैंक में पैसा पड़ा है, ठीक है, और आपको पता है कि मैं एक सेकंड में अमेज़ोन पे ऑर्डर कर सकता हूँ, और एक सेकंड में मेरी सारा ट्रांजैक्शन हो जाएगी ई बैंकिंग के थ्रू, और 2 दिन बाद सारा सामान आ जाएगा अपने घर पे। तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि यार कर ही देता हूँ ऑर्डर। ठीक है, एक काइंड ऑफ यू कैन से मोटिवेशन सी ज़्यादा आ जाती है फिर। ठीक है, ओके, इतना ही है। अब ये सारे पॉइंट्स है, ये आगे अच्छे से यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो, अब बात करेंगे हम मनी की डेफिनेशन। अभी मैंने पीछे बोला ना कि वो मनी की डेफिनेशन बस ऐसे ही पढ़ने में अच्छी लगती है, वैसे प्रैक्टिकली ये इतनी मेरे को सूटेबल नहीं लगी, क्यों नहीं लगी मैं बताता हूँ आपको।
पहली बात तो डेफिनेशन एक मनी की, कई टीचर्स बोलते हैं सिर्फ इतनी लिख दो, मनी इज़ व्हाट मनी डज। मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। मनी वो चीज़ है जो मनी करता है, मतलब मनी का मतलब मनी इज़ व्हाट मनी डज। पैसा वो है जो पैसा कर सकता है, मतलब पैसे की एक काइंड ऑफ एक एरोगेंस दिखाई है, ठीक है इसमें। मैं कितना इंग्लिश का टीचर साउंड कर रहा हूँ अभी, ठीक है, एरोगेंस दिखाई है, ओके। It is defined as an instrument that serves as a medium of exchange, store of value, measure of the value and standard for the deferred payment। इसके दो पॉइंट्स हैं। मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और यू कैन से स्टोर ऑफ वैल्यू की, मतलब वैल्यू को भी आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर, यू कैन से मतलब पैसे भी आप फ्यूचर के लिए बचा सकते हो। और मेजर ऑफ द वैल्यू, मेजर ऑफ व्हाट इज दिस, स्टोर ऑफ द वैल्यू, वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हो आप किसी वैल्यू को, मतलब 1 रुपीज़ से आप एक टॉफ़ी आती है, 1 रुपये से एक च्युइंगम आता है, तो यू कैन से एक मेजरमेंट है ये वैल्यू का कि 1 रुपीज़ से की कितनी वैल्यू, 1 रुपीज़ कितनी वैल्यू की एक च्युइंगम या एक टॉफ़ी तो आ ही जाएगी, ठीक है। अंडरस्टैंड फॉर द डिफर्ड पेमेंट, मनी का एक और यू कैन से अच्छा एडवांटेज है, दैट इज़ कि आप फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हो। अब कभी भी मनी की डेफिनेशन आए, सिर्फ एक लाइन नहीं लिखनी है, ये चारों पॉइंट्स को इंक्लूड करना है आपने। वैसे ये यहाँ पे ना पॉइंट्स के रूप में लिखा है इसको, ये यू कैन से, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है और यहाँ पे पॉइंट्स टाइप बना के लिखा है इन्होंने, बट आपको सिर्फ इतना ही देखो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बस इतना, ये जो ये है ना, ये बोल्ड लेटर्स, बस इसी को याद करना है आपने मनी की डेफिनेशन में, ठीक है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। अब हम बार्टर सिस्टम को और डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमने फर्स्ट सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। इस बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ऑरेंजेस एप्पल्स के बीच में एक्सचेंज, ठीक है, बस पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब देखो ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, बार्टर सिस्टम, ये मैंने क्यों यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है और मैं पूरा पैराग्राफ क्यों नहीं पढ़ा रहा। अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हमने बुक में सब कुछ पढ़ा होता है और हमें सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बट द थिंग इज जब हम पेपर में लिखने की बारी आती है, हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या लिखें, ठीक है। इसका बहुत बड़े सोल्यूशन मैंने पॉइंट्स बनाया, बल्कि मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, जब भी कभी आप टी आर जैन को पढ़ो, इसको नॉर्मल बुक की तरह नहीं पढ़ना कि पढ़ लिया और फिर बाद में एग्जाम में बैठ के खुद एक्सपेरिमेंट किया कि अब मैं क्या क्या पॉइंट बनाऊँ, उसके नंबर नहीं मिलते। पहले ही घर पे जो की पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट बना के रखो अपनी बुक में, और उसके बाद पेपर में उन पॉइंट्स को लिख देना। क्योंकि देखो वही बात है, अगेन मैं वही कहूँगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पता ही नहीं लगता हमें, क्या पता ही नहीं लगता कि हमें क्या लिखने चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं बात करूँगा बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम इज एक्सचेंज गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, पहली डेफिनेशन, यू कैन से पहला, यू कैन से पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब बता दिया मैंने आपको, काइंड ऑफ एक तुक्का टाइप की। अगर मतलब एप्पल वाले को बनाना चाहिए, बनाना वाले को एप्पल चाहिए, तो एक कोइंसिडेंस हो गया ना कि दोनों को सेम ही चीज़ चाहिए, तो तब जाके ये ट्रेड पॉसिबल हो सकता है। अगर ये चीज़ ना हो तो ये पर ट्रेड कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज no such commodity, no such common. What is this? This is also known as this C2C economy. You can say commodity to commodity exchange भी कहा जाता है इसे। ये C2C भी लिखना है, ये C-C भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। C2C वो शार्क टैंक वाला नहीं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर नहीं, दिस इज नोन एज कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख देना, ठीक है। ओके, फर्स्ट 1 2 3 3 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए। ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम की क्या क्या नेगेटिव चीज़ है, अब उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट आई थिंक हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस की बात क्या है, एक इत्तेफाक और एक यू कैन से तुक्का, कि भाई इसको पास भी वही चीज़ है जो इस बंदे को चाहिए, इस बंदे के पास भी वही चीज़ है जो इस बंदे को चाहिए, तो तब इसी कोइंसिडेंस के बेसिस पे ट्रेड पॉसिबल हो सकता है। और यही एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मान लो ये कोइंसिडेंस कभी हो ही ना पाए, तो ट्रेड कभी होगा ही नहीं कि दो लोगों के बीच पे, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एम्प्लाई, देखो अब देखो, बोर्ड में आपको मैंने समझा दिया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है। अब मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट आपके मन में बिल्कुल याद है, मुझे भी आपके ऊपर विश्वास है, ठीक है। और मैं कहूँ आपके टीचर्स को भी आपके ऊपर विश्वास होगा कि इस बंदे को पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है बार्टर सिस्टम का। बट द थिंग इज, जब पेपर की बारी आएगी और ये बार्टर सिस्टम का क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे लोगों को किसी को फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि आप कुछ अलग ही लिख के जाओगे अपनी इमेजिनेशन से वहाँ पे। देखो होगा वो बेशक ठीक, बट जो बोर्ड की आंसर की होगी उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बोर्ड रट्टा एक्सेप्ट करता है, बोर्ड को आपके कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं होता, सीबीएसई को उनको सिर्फ रट्टा चाहिए कि भाई ये वर्ड टू वर्ड लिखा है कि नहीं। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये देखो ये डेफिनेशन है, आपको रटनी ही पड़ेगी, यू कांट रन अवे फ्रॉम दिस, ठीक है। Double coincidence of want implies that at a point of time, the two individuals are in a possession of such goods which they are willing to exchange for a satisfaction of their wants, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का क्या मतलब है, टू इंडिविजुअल, दो आदमियों के पास ऐसी चीज़ है जो इन दोनों के पास ऐसी चीज़ें हैं जो ये दोनों चाहते हैं कि एक्सचेंज कर पाए। बस मैंने ये हिंदी में बोला है, बाकी ये इंग्लिश में लिखा है, इसे आप रट सकते हो, ठीक है। यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट इफ यू वांट, ओके, लेट्स गो।
अब ये बार्टर सिस्टम का कुछ नहीं है, बार्टर सिस्टम का एग्जांपल दिया इन्होंने, ये भी आप तसल्ली से देख सकते हो, मैंने वैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। ठीक है। लैक ऑफ द कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने अभी एक और बार अभी भी एग्जांपल दिया। 1 रुपीज़ की आपको वैल्यू का कैसे पता लगता है? 1 रुपीज़ की इतनी वैल्यू है कि आप एक च्युइंगम खरीद सको। 1 रुपीज़ की इतनी वैल्यू कि आप एक टॉफ़ी खरीद सको। ठीक है। अब अगर मान लो आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ 1 रुपी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, और आपके पास एक वीट होता, मान लो एग्जाम्पल करें, आपके पास ½ kg ऑफ वीट है। ½ kg ऑफ वीट को आप कैसे उससे टॉफ़ी खरीदोगे? मुझे बताओ, कोई सेंस बन रही है? आप दुकान वाले के पास जाओगे, ये लेके, वीट लेके, भाई साहब मेरे को इसके बदले आप टॉफ़ी दे दो, दुकानदार आपको भगा देगा। ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ, मान लो दुकानदार के पास जाओ आप ऑरेंजेस लेके, अब उसको बोलो कि बस सर अब इसके बदले मुझे टॉफ़ी दे दो। दिस इज़ इम्पॉसिबल, कॉमन यूनिट ही नहीं है एक्सचेंज करने की। अब आज के टाइम पे तो पैसा है, कैश है, इवन से मनी है, तो उसके थ्रू आप आराम से कर सकते हो। अब कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मार्केट में है ही नहीं, तो आप चीज़ों को एक्सचेंज कैसे करोगे? और लेट मी टेल यू, अगर कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है नहीं, तो आप चीज़ों को कंपेयर भी कैसे करोगे? मुझे एक चीज़ बताओ, आपकी और आपके पड़ोसी की कार है, आप उन दोनों को कंपेयर कैसे करोगे अगर मनी जैसी कोई कोई चीज़ें ना हो? आप कैसे कंपेयर करोगे उसकी लंबी कितनी है ये कार की, भाई मेरी वाली पता नहीं इतने फीट की है, दूसरे वाले पड़ोसी की इतने फीट की, तो आप कैसे कंपेयर करोगे चीज़ों को? मेरी कार की इतनी हाइट है, आप कैसे कंपेयर करोगे? ऐसे तो नहीं कर सकते। अंदर की फैसिलिटीज़ वगैरह ये सब कुछ तभी पॉसिबल था जब मनी जैसी कोई चीज़ होती है और एक इनसे एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू होती है। ठीक है। यहाँ पे वही कार का ही एग्जांपल दिया मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने। ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफ़िकल्टी ऑफ द फ्यूचर पेमेंट्स और द कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। अब देखो दिक्कत क्या होती है, मान लो आप आज के टाइम पे आपने मान लो एक मकान बनाना है, बिल्डिंग बनानी है। अब बिल्डिंग बनानी है, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? लेंटर डालना पड़ता है। लेंटर पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है। अब लेंटर डालना है आपने, लेंटर के लिए आपको एक मिस्त्री लाना पड़ेगा, मिस्त्री लाओगे आप। ठीक है। अब वो यूं से है मिस्त्री, और यूं से मॉडर्न डे इंजीनियर। ठीक है। अब उस इंजीनियर को आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे, और कॉन्ट्रैक्टर यूं से, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्टर को आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे, भाई ऐसा कर, तू 10 लाख में 4 फ्लोर खड़े कर दे। ठीक है। अब आज के टाइम पे क्या आप पैसे दोगे उसे? मैंने बोला कि 4 लाख में तू ये फ्लोर खड़े कर दे। अब मान लो मनी जैसी कोई चीज़ ना होती है, आप इस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे देते? आप कैसे बोलते कि भाई ऐसा कर, 4 ट्रक मेरे गेहूं के ले ले और तू ये खड़ा कर दे, अब मेरा घर बना दे? तो दैट वुड हैव बीन सेंसलेस। आप ये भी, ये पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट इमेजिन करो, अब मान लो आपने दे भी दिया उस बंदे को, अब वो बंदा ना, आपने ट्रक ला के रख दिया उसके सामने कि भाई ये ले, आप तूने बिल्डिंग बनाई मेरी, इसके लिए तेरे को पैसे ट्रक के बेसिस पे दे दिया मैंने कि 4 ट्रक गेहूं के। अब भाई वो बंदा बोले कि इतने गेहूं का मैं क्या करूं? अब इसको एक्सचेंज कर, मान लो उस बंदे को एप्पल्स चाहिए थे इसके बदले, जो कॉन्ट्रैक्टर है, क्यों चाहिए था मुझे नहीं पूछो, बस एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। मान लो इस बंदे को कोई एप्पल चाहिए था, वो बोलेगा क्या कि अब भाई इस वीट को लेके मैं किस किस के पास जाऊंगी, कोई मेरे को वीट के बदले एप्पल दे। ठीक है, एग्जाम्पल था ये। ठीक है। ओके। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स का मतलब फ्यूचर पेमेंट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, आज आपने देखा ही होगा कि भाई आप मिस्त्री को पहले दिन ही तो पूरा पैसा तो नहीं दे देते कि भाई पूरी बिल्डिंग खड़े कर दे, आज मैं देखो, आज ही मैंने तो एडवांस में पूरे पैसे दे दिए। नहीं, ऐसा होता है ना कि थोड़ा अभी, थोड़ा बाद में, थोड़ा तब जब कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है। ओके। डिफिकल्टी ऑफ द स्टोरेज ऑफ द वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ द वैल्यू। अब देखो स्टोरेज ऑफ वैल्यू, अब आप, अरे एक सेकेंड, अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपके पास वीट है बहुत सारा पड़ा हुआ, चलो ऑरेंजेस मैंने पहले भी वैसे आपको बता दिया एग्जांपल, आपके पास बहुत सारे ऑरेंजेस पड़े हैं, आपने ऑरेंजेस सोचने कि मैंने अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए सेव करके रखने हैं ऑरेंजेस, ताकि वो मेरे बच्चे ऑरेंजेस को किसी और चीज़ के लिए एक्सचेंज कर पाए। वो बंदा कर पाएगा? इमेजिन करो। अब उसके बच्चे कब बड़े हो गए? पहली बात तो कितना टाइम पीरियड होगा उसमें, 10 साल। अब 10 साल तक क्या ऑरेंजेस ख़राब नहीं होंगे? मैं तो बोलूँ ऑरेंजेस तो 2-3 हफ्ते में ही ख़राब हो जाते हैं। अब वो 3 साल तक तो उसको रख नहीं पाएगा, तो यू कैन से जो एक सेविंग थी वो इम्पॉसिबल होती थी विद द बार्टर सिस्टम। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ द वैल्यू, अब वैल्यू को जब ट्रांसफ़र करना, और यू कैन से आज के टाइम पे क्या है, आप वैल्यू को कैसे ट्रांसफ़र करते हो? कि यहाँ बैंक ऑनलाइन पेमेंट करके कि भाई आपने इतना पैसा इसको दे दिया, और कैसे करते हो आप वैल्यू ट्रांसफ़र? कैश सेंड कर लेते हो किसी के थ्रू, भिजवा देते हो, चेक भिजवा देते हो किसी के थ्रू। अब भाई ये बंदा अपने ऑरेंजेस, मान लो किसी यूएन से, एक बंदा जो राजस्थान में कहा, चलो ठीक है महाराष्ट्र में ऑरेंजेस लगते हैं, एक बंदा महाराष्ट्र से उसने बंगाल, वेस्ट बंगाल पे ऑरेंजेस भेजने, तो कितना टफ प्रोसेस हो जाएगा, गाड़ी में भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो, इम्पॉसिबल है ये चीज़। ठीक है। ओके। ओके, फॉर्म्स ऑफ मनी। अब देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी है। पहली बात तो फिएट मनी क्या है, फिड्यूशियरी मनी क्या है? फिएट मनी का सीधी सी बात है, जहाँ पे भी फिएट, फिएट एक कार होती थी, वो गवर्नमेंट कार नहीं होती थी, याद करो वो वाली, आई मीन वो गोल लाइट्स वाली, याद करो जो वो लाल बत्ती लगती थी जिसके ऊपर, दैट इज़ नोन एज फिएट कार। ठीक है, फिएट की जो कंपनी की कार होती थी वो।
अब ना फिएट से आप याद रखो, फिएट का मतलब कैश। कैश जितने भी सारा कैश होता है, जितने सारे रुपीज़ होते हैं, 500 का रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ का जो नोट होता है, दैट दैट नोट इज, यू कैन से दैट नोट इज नोन एज द फिएट मनी। जितनी भी सारी कैश की करेंसी है वो फिएट मनी होती है। फिड्यूशरी मनी क्या होती है? फिड्यूशरी मनी होती है चेक। एक जो चेक होता है वो फिड्यूशरी मनी के अंडर आता है। अब रही बात डेफिनेशंस की, वो आपको यहाँ से रट देनी है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया। फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय एन ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो ये फिएट मनी है, यू कैन से कैश कब होता है? जब गवर्नमेंट अब कहती है आरबीआई को कि भाई सुन, अब हमारी कंट्री के लिए नोट छाप दे, तब जाके यू कैन से नोट छापे जाते हैं। ओके। फिड्यूशरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। अब देखो, एक बंदा चेक दे रहा है किस विश्वास में? कि भाई ये बैंक, इस बैंक से पैसा मिल जाए। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप अपने स्कूल जाते हो और स्कूल वालों को बोलते हो कि मैं अपने स्कूल की फ़ीस दूंगा, हाँ, मैं अपनी स्कूल की फ़ीस दूंगा चेक में। अब बोलेगा स्कूल ठीक है, आप चेक में दे दो। बट द थिंग इज़, जो चेक है, चेक होगा पता नहीं कैसे, ऐसे अरे गहरे गाँव का, सॉरी, ऐसे अरे गहरे बैंक का, कि भाई जिसका नाम किसी ने नहीं सुना होगा। तो भाई जो स्कूल है ना, वो भी बोलेगा भाई सुन, ऐसा कर तो अपना चेक वापस ले जा। तो हम चेक से तेरी पेमेंट लेनी नहीं है हमने। क्यों? क्योंकि जो स्कूल है उसको उस बैंक के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि भाई ये बैंक है, असली है, गलत है, क्या सिस्टम है इस बैंक का, ठीक है। वेराज अगर वही बंदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक का वो चेक लेके आता, तो स्कूल ने एक्सेप्ट कर लेना था, क्योंकि देर इज दिस ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई कि बैंक पैसे दे देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है, चेक बाउंस हो जाता है, वो भी एक फैक्टर होता है। चलो उसको एक्सटेंड हम साइड रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लीगल टेंडर्स, लिमिटेड लीगल टेंडर्स और अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स। अब मैं कहता हूँ आपसे, आपने कई सारी वीडियोस देखी होगी। मिस्टर बीस्ट की एक वीडियो थी कि आप 1 पेनी से उसने गाड़ी खरीद ली थी, मतलब 1 पेनीज के कॉइन यूज़ करके ही उसने गाड़ी खरीद ली थी। अगर आप भी आज के टाइम पे इमेजिन करते हो कि मैं 1 रुपीज़ की जितने सारे कॉइन है, बहुत सारे कॉइन्स लेके मैं गाड़ी खरीदूंगा सिर्फ 1 रुपीज़ के कॉइन के साथ, तो ये इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर अकॉर्डिंग टू आवर बुक, अकॉर्डिंग टू आवर बुक कह सकते हैं आप, 1 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन, 10 रुपीज़ का नोट, या 20 रुपीज़ का नोट, 50 रुपीज़ का नोट, टिल 2000 रुपीज़ का। अब तो खैर 2000 चले गया है, बट चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 500 रुपीज़ का नोट। इन सब नोट्स और कॉइन्स को यूज़ करके आप किसी भी लेवल की पेमेंट कर सकते हो। कितने भी ज़्यादा अमाउंट, कितने भी से ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा, सब की आप पेमेंट कर सकते हो यूजिंग दीज करेंसी नोट्स और दीज करेंसी कॉइन्स, ठीक है। लिमिटेड लीगल टेंडर, जितने भी कॉइन 1 रुपीज़ से नीचे के, यू कैन से, जब पहले 50 पैसे का कॉइन होता था, 75 पैसे का कॉइन होता था, इन सब कॉइन्स से सिर्फ आप 1000 रुपीज़ तक की पेमेंट कर सकते थे, ठीक है। अब देखो, ये ना बहुत ज़्यादा पुराना डाटा है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। आज का जो लेटेस्ट डाटा है वो क्या कहता है हमें? जितने भी सारे कॉइन्स हैं हमारे कंट्री में, उतने उन सारे कॉइन्स से आप सिर्फ 1000 रुपीज़ तक की पेमेंट कर सकते हो। जितने सारे कॉइन है, जो भी आपको कॉइन है, जितने भी वैरायटीज़ और टाइप्स के कॉइन है, उससे आप सिर्फ 1000 रुपीज़ तक की पेमेंट कर सकते हो, 1000 से ज़्यादा की नहीं कर सकते। वेरेज यहाँ पे तो 1 2 रुपीज़ भी इन्होंने अनलिमिटेड में डाला है। वैसे 1 2 रुपीज़ और 10 रुपीज़ और 5, सॉरी, 1 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ हो गया, 10 रुपीज़ का कॉइन की बात कर रहा हूँ मैं। ये जितने भी सारे कॉइन्स है, सारे कॉइन से आप ट्रांजैक्शन आज के टाइम पे सिर्फ 1000 तक की कर सकते हो। वेरेज जितने सारे नोट्स है उसके आप आज भी अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हो। अब कहोगे ये मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? आप सिंपली गूगल कर सकते हो, जो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ तक मैंने पढ़ा था वहाँ पे ये डेटा दिया है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। फुल बॉडीड मनी एंड द क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी refers to the money in which the coins whose commodity value is equal to the money value as and when they are issued। अब कहने का मतलब क्या है? फुल बॉडीड मनी क्या हुई? मान लो एक गोल्ड का कॉइन है। अब गोल्ड के जो कॉइन है 10 ग्राम का, 10 ग्राम का गोल्ड का कॉइन है, उस 10 ग्राम के गोल्ड के कॉइन के ऊपर लिखा है 7000। अब मार्केट में आप उस कॉइन को ले जाओगे, तो अब जब तोल के उसका वेट देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग गोल्ड की वैल्यू निकाली जाएगी, वो भी होगी हमारी 70,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये क्या है? गोल्ड हमारी क्या है? गोल्ड हमारी एक फुल बॉडीड मनी है। जितना उस पर अमाउंट लिखा है और जितनी उसकी मटेरियल की वैल्यू है वेट के हिसाब से, वो दोनों सेम है। दैट इज नोन एज द फुल बॉडीड मनी। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू दैट मनी in terms of the coins whose commodity value is equal to the money value। commodity value मतलब जो मटेरियल है गोल्ड और वेट के हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू, मनी वैल्यू की कितना लिखा है उसके ऊपर, ठीक है। एज एंड व्हेन दे आर इशूड, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी क्या होती है? 1 रुपीज़ का, यू कैन से एक 500 रुपीज़ का नोट है, 500 रुपीज़ का नोन एज द क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्यों कहा जाता है इसको? अब क्रेडिट मनी एक जो, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो 500 रुपीज़ का नोट है
उसकी उसमें जो 500 जितना भी सब कुछ जो बना हुआ है, उसे प्रिंट करने का कितना कॉस्ट आया होगा, प्लस जितना जिस साइज़ का वो पेपर है, वो उस पेपर की क्या कॉस्ट होगी मार्केट में। मैं बताऊँ, उसका खर्चा 10 रुपये या 5 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा पूरे नोट को छापने का और पूरे नोट के कागज़ का, ठीक है। अब उसकी वैल्यू क्या है, जब हम आप जो उस नोट को दुकानदार के पास ले जाओ, दैट इज़ 500। और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी, करीब 10 रुपये या 5 रुपये, मुझे नहीं पता, बट इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसमें क्या हुआ, जो मनी की जो इसकी जो इस नोट की जो मार्केट में वैल्यू कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बट जो असलियत उसकी कमोडिटी है, जिस चीज़ से वो बना है, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 रुपये, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी है। रेट मनी में सीधी सी बात है, एक नोट आ रहा है, जिस नोट के ऊपर जितना उस नोट को बनाने में खर्चा है, उससे डबल ट्रिपल और यू कैन से 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज़्यादा उस पर यू कैन से मार्केट मनी वैल्यू लिखी है उसके ऊपर, ठीक है। ओके। अब देखो कॉइन्स की बात इन्होंने की है, जो मनी वैल्यू इज इक्वल टू द कमोडिटी वैल्यू, फुल बॉडीड मनी की बात की है। जैसे कि ये पुराने टाइम में एक सिल्वर का सिक्का चलता था, क्वीन विक्टोरिया के टाइम, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है। क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी के इन्होंने एग्जांपल दिया है, मनी वैल्यू उसकी ज़्यादा है और कमोडिटी वैल्यू उसकी कम है। मतलब जो हमारे आज के टाइम के सिक्के हैं ना, उसके ऊपर जितनी वैल्यू लिखी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जिस मटेरियल से वो सिक्के बने होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, ठीक है। ओके। फंक्शन ऑफ द मनी। पहली बात ना, मनी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। पहली बात ना, मनी के दो तरह के फंक्शन होते हैं, मैं अभी यहाँ पे पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। मैं बाद में आऊँगा पीछे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा आगे चलेगा, ठीक है। मनी के दो टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है। फन इज द स्टैटिक फंक्शन एंड द डायनेमिक फंक्शन। अभी हम स्टैटिक फंक्शन पढ़ेंगे। स्टैटिक फंक्शन के अंदर दो चीज़ें आती है, दो टाइप के फंक्शन आते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड द सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। अब हम और वैरायटीज पढ़ेंगे, प्राइमरी फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। ओके। सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सीधी सी बात, पहला फंक्शन क्या है मनी का, वो भी प्राइमरी फंक्शन क्या है, कि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब एक्सचेंज करने के काम आती है मनी, ठीक है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहे, एक्सचेंज प्रोसेस इसने बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया, ठीक है। सेकंड इसका क्या है, चेंज इन द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसे, उसका जो नेचर था, आज तक तो थोड़े लिमिट में बनती थी, या यू कैन से आज तक, पहले तक कैसे किस तरीके से चीज़ें प्रोड्यूस होती थी कि भाई जो इजीली एक्सचेंज हो जाए किसी दूसरे प्रोडक्ट के बदले, कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती थी। अब मनी आ गया, मनी के बदले तो आप हज़ारों चीज़ें बना सकते हो उसके। आई मीन अब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज़ नो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, अगैन वही बात, ठीक है। 1 2 3 ये पॉइंट्स मैंने कहाँ से लिए, जो ये है ना नीचे लिखा हुआ, वेट अ सेकेंड, एक तो बार बार, ओके, जो ये नीचे चीज़ें लिखी हुई है ना, मैंने यहीं से ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि मैं कहाँ से उठा के लाऊं। मेजर ऑफ द वैल्यू और द यूनिट ऑफ द वैल्यू। पहली बात तो यूनिट ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, इसकी मैं एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन देता हूँ। मॉनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो मैंने आपको बताया ना, 1 रुपीज़ क्या है, 1 रुपीज़ एक वैल्यू शो करता है। अब कितनी वैल्यू, इतनी वैल्यू कि उससे एक टॉफ़ी आ जाए या एक च्युइंगम आ जाए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मॉनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ओके। इसकी इतनी डेफिनेशन है, यहाँ से आप खुश रह सकते हो, इससे पढ़ने की नीचे ज़रूरत नहीं है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, कंपैरिजन ऑफ एसेट्स। अब आपके पास एक कॉमन यूनिट आ गई तो आप चीज़ों को कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। नेशनल इनकम जैसी चीज़ आ जाएगी हमारी, मतलब नेशनल इनकम वगैरह कैलकुलेट करनी शुरू हो जाएगी जब आपके पास एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके। ये भी हो गया सेकेंडरी एंड द सब्सिडरी फंक्शन। अब हमने ना स्टैटिक फंक्शन के दो वो पढ़े थे, प्राइमरी फंक्शन, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट। अब देखो, जब आपके पास मनी आ जाएगी आप फ्यूचर पेमेंट भी कर पाओगे। अभी ये चीज़ ना मैं आई थिंक तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट्स रेफर्स टू दोज पेमेंट्स विच आर मेड समटाइम्स इन द फ्यूचर। हमने बहुत बार पढ़ लिया ये। ओके। इससे क्या हुआ, डेफर्ड पेमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट से क्या चीज़ें क्या बेनिफिट्स मिले हमें, फाइनेंशियल मार्केट्स बननी स्टार्ट हो गई, क्रिएशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स, सिंप्लीफाइड द बोरिंग एंड लेंडिंग। जो बोरिंग और लेंडिंग प्रोसेस होता था वो उसे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है इसने। ओके। थर्ड फंक्शन इज स्टोर ऑफ द वैल्यू। मैंने बताया कि ऑरेंज स्टोर करना इम्पॉसिबल है फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर आपके पास मनी होगी तो उससे ज़्यादा इजीली आप सेव कर सकते हो, कहीं छुपा सकते हो और बैंक के पास रख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज दिस, सोर्स ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। मुझे पता है मेरी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके पास, ठीक है। सोर्स ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, आप इससे, अब मान लो आपने मनी सेव कर ली तो आप फ्यूचर में से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपको पता लग गया कि आप अपने जो भी यू कैन से मनी है उसे आप सेव कर सकते हो, तो उससे क्या आपकी जो सेविंग हैबिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लोग सेव क्यों करते हैं, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। मान लो फ्यूचर में भगवान ना करे वो कभी बहुत ज़्यादा किसी बीमारी में फंस जाए, तो अब देखो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस को भरने के लिए भी तो आपको एक सेविंग्स करनी पड़ती है, ठीक है। ओके। ट्रांसफ़र ऑफ द वैल्यू।
देखो मनी का क्या फंक्शन है। मनी वैल्यू कैन बी कन्वीनियंटली ट्रांसफर टू एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो मनी आ गया, तो अब मनी को आप कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी एक्सचेंज कर सकते हो। अब देखिए देखो ना, जब भी कभी मनी के बारे में सोचते हो बस ये ना सोचा करो कि सिर्फ कैश की बात हो रही है। अब देखो जब हम मनी की बात करें इसमें डिजिटल पेमेंट्स वगैरह भी आती है। अब देखो ट्रांसफर वैल्यू क्या है, मनी जैसी चीज़ आ गई, फ़ोन जैसी चीज़ भी आ गई। अब इन दोनों को कंबाइन करो, आप पेमेंट दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हो। इससे क्या हुआ, एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, लेकिन से मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह को अगर इजीली वो अरे पर एक्सचेंज कर सकती है, मतलब इंडिया का पैसा फॉरेन में बेच सकती है, फॉरेन के पैसे इंडिया में ला सकती है। तो इससे क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब आप फॉरेन कंट्री से पैसा इंडिया में लगा सकते हो, इंडिया इंडिया में बिजनेस खोल सकते हो अपना, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नेचुरली बढ़ेगी। बस यही चीज़ें लिखी है, 2 पॉइंट्स ये मेन है, बाकी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स बन गई, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, 1 पॉइंट, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल टू द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब देखो कंट्री के अंदर भी आप कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो। कोई कश्मीर का बंदा तमिलनाडु में भी पेमेंट कर सकता हो बहुत इजीली विद वन क्लिक, ठीक है। स्टार्टिंग एंड द डायनेमिक फंक्शन, अभी तक हमने स्टार्टिंग फंक्शन पढ़ लिए, प्राइमरी के हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए, सेकेंडरी के हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे डायनेमिक फंक्शन। अब नाम से ही पता लग रहा है कि डायनेमिक फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्टेबिलिटी टू द इकॉनमी। डायनेमिक फंक्शन का पहला पार्ट होगा स्टेबिलिटी टू द इकॉनमी। मनी का क्या यूज़ है कि कंट्री के में यू कैन सी इकॉनमी में स्टेबिलिटी आ सके, ठीक है। एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अब देखो मनी है, आपका जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, तो इससे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगी। चीज़ें जब ज़्यादा एक्सचेंज होगी तो मतलब क्या है कि ज़्यादा प्रोड्यूस भी होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो मतलब जीडीपी आपकी ग्रो करेगी, ठीक है। ओके, इसे इग्नोर करो, ये सेम पेज देखो, डायनेमिक स्टैटिक एक और बार रिपीट हो गया, सो काइंडली जस्ट इग्नोर दिस। सप्लाई ऑफ मनी, अब पहली बात सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है। इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये ना बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है सीबीएसई का, कि इज सप्लाई ऑफ मनी अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और अ फ्लो फ्लो कॉन्सेप्ट। अब देखो जिसके नाम में ही सप्लाई ऑफ मनी है, मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं भाई सप्लाई हो रहा है, सप्लाई कोई एक टाइम पे थोड़ी होती है चीज़, सप्लाई तो थोड़े लंबे टाइम पे होती है, तो ये तो फ्लो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम टाइम्स गलती कर लेते हैं, क्यों। देखो डेफिनेशन पढ़ो इसकी भाई एक बार ना। इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, ये नाम डेफिनेशन में ही स्टॉक लिखा है, तो कई लोग तो फ्लो ऐसे ही टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो नाम अगर यहाँ पे अगर डेफिनेशन में ही स्टॉक लिखा है तो भाई इसे फ्लो के साथ कभी एसोसिएट मत करना, दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एक बारी में कैलकुलेट होती है, ठीक है। इट रेफर्स टू अ टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पूरे देश के लोगों के पास कितना पैसा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यू कैन, मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 मार्च को पूरे देश के पास कितना पैसा है, वो चीज़, ठीक है। अब देखो वो एक ही दिन पे कैलकुलेट होता है, ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई इतने डेट से इतने डेट के बीच में कितना पैसा रहा लोगों के बैंक अकाउंट में। ये तो बड़ी सेंसलेस सी बात कर दी मैंने, ठीक है। इट नॉट इवन फीजिबल, ठीक है। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, ये क्या है, जो कुछ ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट का है और यू कैन से गवर्नमेंट के पास है, प्लस कुछ ऐसा पैसा जो जो यू कैन से प्राइवेट बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास है, वो कभी भी आप सप्लाई ऑफ मनी में कैलकुलेट नहीं करते। अब एक और बार मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्यों, यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ओके नेक्स्ट पेज में हो जाएगा। ओके, यहाँ देख लो आप, ठीक है। बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे इसमें। डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई। गवर्नमेंट का पैसा, सरकार का पैसा, सरकार कौन है, मोदी जी एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, एसोसिएट नहीं करना किसी के साथ, ठीक है। देखो गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास है, वो कभी मनी सप्लाई में कैलकुलेट नहीं किया जाता। प्लस प्राइवेट बैंक्स का पैसा जो आरबीआई के पास है वो भी कभी मनी सप्लाई में कैलकुलेट नहीं किया जाता। सिर्फ ये दो एक्सेप्शन है, ये रट जाओ, ठीक है। ओके, अब हम कहाँ थे, इधर थे हम, ओके। अब देखो, अब आप पूछोगे क्यों नहीं किया जाता इन्हें, क्योंकि द स्टॉक ऑफ द मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ द मनी इज नेवर ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ द मनी। अब देखो जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट बैंक है, दे आर द सप्लायर ऑफ मनी। सप्लायर ऑफ मनी क्या होते हैं, अभी ये ऐसा तो मत सोचो कि ये लोग बस छापते हैं पैसा, मतलब ये किसी तरीके से क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। और यू कैन से देखो गवर्नमेंट तो लिटरली 1 1 रुपीज़, मतलब 1 रुपीज़ के कॉइन वगैरह छापती है, तो इसे गवर्नमेंट को भी हम एक सेकंड के लिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये तो एक तरह से सप्लायर है ही। और जो प्राइवेट बैंक्स है वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट, जो हम बैंकिंग वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो उसको भी एक सेकंड के लिए साइड रखते हैं, सिर्फ इतना पढ़ेंगे हम। ओके, अब हम बात करेंगे मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। अब हमने मनी सप्लाई की बात तो कर ही ली कि मनी सप्लाई होता क्या है, एक टाइम पे मतलब स्टॉक कंसेप्ट है, एक ही बार में कैलकुलेट करता है, सारे पूरे देश के लोगों का पैसा कैलकुलेट किया जाता है। अब किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्या फॉर्मूला है,
देखो ना, इसके तीन फॉर्मूला होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वन M1 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई, सेकंड इज़ द M2 मेथड, थर्ड इज़ द M3 मेथड एंड फोर्थ इज़ द M4 मेथड। चार मेथड है मनी सप्लाई कैलकुलेट करने के। अब इसमें से देखो, हमारी सिलेबस में सिर्फ M1 मेथड है जो यहाँ पे लिखा है। जो M2 और M3 मेथड और M4 मेथड है, जो ये बचे हुए तीन मेथड है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बट देखो कॉमर्स वालों, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में तो पढ़ना ही है। थोड़ा बहुत ओवरलुक दे दो, एक काइंड ऑफ एक नज़र मार दो, तो फ्यूचर के लिए ईजी होगा। रही बात ह्यूमैनिटीज़ वाले जो ये देख रहे हैं, भाई देखो, तुम्हें अगर सिविल सर्विसेज देना है तो वहाँ पे ये M2 M3 M4 भी आते हैं, तो ये आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि आपको छोड़ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, दैट्स इट। अब देखो, ये M2 M3 M4 कहाँ मिलेगा? हमारी बुक जो ये चैप्टर है, इसके एंड में जो लास्ट पेज होगा क्वेश्चन आंसर्स के बाद, वहाँ पे एक एबिलिटी जोन है। वहाँ पे M2 M3 और M4 मेथड भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। देखो, मैं उतना एक्सप्लेन करूँगा जितना आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं, ठीक है? मैं वो नहीं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, ठीक है? M1 का क्या मतलब, देखो M1 को कैसे कैलकुलेट करता है। सबसे पहले आएगा करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। आपके पर्स में कितने कैश है, कितना नोट है, कितने कॉइन्स पड़े हैं, पहली बात तो वो। प्लस डिमांड डिपॉजिट। अब आपने कहा जेब चेक कर लिया हमने, इतना पैसा है आपके पास कैश में पड़ा हुआ। प्लस अब हम आपका बैंक अकाउंट चेक करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। ठीक है, अब उसको भी ला लिया हमने। प्लस अदर डिपॉजिट्स। अब इसमें आपकी बात नहीं हो रही है, अब इसमें बात कर रहे हैं हम किसी तीसरे लोगों की, जो लोग भी नहीं है, मोर देन दे आर इंस्टीट्यूशंस। ये लोग नहीं है, कुछ यू कैन से ग्रुप ऑफ पीपल के एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे भी आऊँगा मैं ऊपर। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, मनी सप्लाई M1 मेथड अच्छे अच्छे से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, करेंसी। करेंसी विद द पब्लिक मेजर। ये एक सेकंड रुको ज़रा, पहले ना मैं ये ले लूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज़ गाइस। ओके, ठीक है। मेजर ऑफ द M1 को कैसे आप मेजर करोगे? एक्सक्यूज मी। चलो ठीक है, यहाँ पे ठीक है हो रहा है। करेंसी विद द पब्लिक, सबसे पहले मनी। सबसे पहले आपने अगर M1 मेथड से मनी सप्लाई कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले आपकी जेब में कितना पैसा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। एक्सक्यूज मी, आपके बैंक में कितना पैसा है प्लस वो। और प्लस करेंगे हम अदर डिपॉजिट्स। अभी अदर डिपॉजिट्स विद द RBI क्या होता है? अब देखो, कई बार क्या होता है ना, नबार्ड एक इंस्टीट्यूशन है जो आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो रूरल डेवलपमेंट चैप्टर है, ये उसमें ये नबार्ड के बारे में बताया गया है। नबार्ड यू कैन से गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूशन है छोटी सी, जो ज़्यादा रूरल एरियाज़ में लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए यू कैन से ज़्यादा फंक्शन करती है। बहुत बेसिक डेफिनेशन बताई मैंने अभी आपको नबार्ड की। जो नबार्ड का पैसा है जो RBI के पास है, वो अदर डिपॉजिट में आएगा। प्लस फॉरेन सेंट्रल, देखो मान लो भूटान का कोई सेंट्रल बैंक है और नेपाल का कोई सेंट्रल बैंक है, उसने पैसा RBI के पास रखा है, वो भी आप मनी सप्लाई में इंक्लूड करोगे। प्लस जो आपने IMF के बारे में सुना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, प्लस वर्ल्ड बैंक, ये दोनों कहाँ पढ़े थे हमने? ये हमने 1991 का जो चैप्टर था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उस चैप्टर में हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक और IMF का पैसा है RBI के पास, वो भी आप अदर डिपॉजिट्स के अंदर इंक्लूड करोगे। और इन तीनों चीज़ों को भी आप प्लस करोगे विद दीज टू थिंग्स। ठीक है, मतलब इन टोटल तो तीन चीज़ें प्लस करनी है। अब जो ये तीसरी चीज़ है, इसके थोड़े और सब पार्ट्स हैं। ठीक है, बस इतना ही। अब इसके ऊपर पहली बात तो, मैंने कभी न्यूमेरिकल देखा नहीं, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब देखो न्यूमेरिकल में अभी तो पहले बार पहला चैप्टर, पहला न्यूमेरिकल, सोच रहे हो कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बकवास न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, सबसे पहले तो करेंसी विद द पीपल, जो आपकी जेब में कितना पैसा है, आपके पर्स के अंदर कितना पैसा है, प्लस आपके बैंक में कितना पैसा है, दैट इज 65,000। अब दिस इज द अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करो तो आपका M1 मेथड के थ्रू आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी चीज़। ठीक है, ओके ये ओके। नेट डिमांड डिपॉजिट एंड द ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, ये क्या क्या कॉन्सेप्ट है? पहली बात तो इसको पढ़ेंगे हम। अब ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इट इंक्लूड्स द इंटर बैंकिंग क्लेम्स, क्लेम्स ऑफ वन बैंक अगेंस्ट द अदर बैंक। देखो, पहली बात ना, नेट एंड ग्रॉस का कॉन्सेप्ट में ना, मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है। ग्रॉस का क्या मतलब होता है? ग्रॉस में डेप्रिसिएशन, मतलब ग्रॉस में बहुत सारी चीज़ें होती है। नेट में क्या होता है? नेट में जो सारी बकवास चीज़ होती है, फालतू की चीज़ होती है, उसे साइड रखा जाता है और सिर्फ काम की चीज़ देखी जाती है। ठीक है, नेट इज समथिंग लाइक, नेट में आप बकवास हटा देते हो और काम की चीज़ रखते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ और बहुत बेसिक डेफिनेशन दे रहा हूँ, ऐसे नहीं सोचना कि पेपर में भी ये लिख दोगे बकवास इज कंसिडर्ड एज यू कैन से नेल इन दिस थिंग। ये नहीं लिखना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, नेट में आप कोई ऐसी फालतू चीज़ नहीं रखते, नेट में सिर्फ आप काम की चीज़ रखते हो। ग्रॉस में आप सब कुछ इंक्लूड कर देते हो, कोई फालतू भी हो, काम का भी हो, सब कुछ सारा साथ में। ठीक है, इट इंक्लूड्स इंटर बैंकिंग क्लेम्स। इंटर बैंकिंग क्लेम्स का क्या मतलब होता है? मान लो RBI, एक तरफ RBI है, RBI नहीं लाना इस बार, एक तरफ पंजाब नेशनल बैंक है, दूसरी तरफ कोटक बैंक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सिर्फ प्योरली एक एग्जाम्पल है।
कोटक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक का पैसा थोड़ा कोटक के पास है, कोटक का पैसा थोड़ा पंजाब नेशनल बैंक के पास है। तो इन दोनों के बीच में अभी यू कैन से थोड़ा बहुत लफड़ा चला हुआ है पैसे के बीच में, ठीक है। जो ये लफड़ा है ये हमने इंक्लूड नहीं करना है। अब देखो ग्रॉस में तो ये लफड़ा इंक्लूड होगा, वेयर एज नेट में ये लफड़ा इंक्लूड नहीं होगा, इसको हम थोड़ा साइड रखेंगे। जो भी आपका पैसे का लेन देन है उसको आप साइड रखो। दैट इज़ काइंड ऑफ अ फिलोसफी ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट डिमांड डिपॉजिट में ये झगड़ा हम साइड रखते हैं पैसे का बिटवीन टू बैंक्स, ठीक है। बहुत इजीली मैंने आपको इंटर बैंकिंग क्लेम्स का कॉन्सेप्ट समझाया। अब देखो अगर किसी को ये इंटर बैंकिंग क्लेम्स भी नहीं समझ आए तो बस ये याद रखो, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स में इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं। ग्रॉस में सब कुछ होता है इसलिए इंटर बैंकिंग क्लेम्स भी होते हैं। नेट में कुछ नहीं होता तो इंटर बैंकिंग क्लेम्स भी नेट में नहीं होते। अब जब भी आप कभी डिमांड ओनली द नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन एज द पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। जब भी कभी आप मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हो उसमें सिर्फ आप नेट डिमांड डिपॉजिट का ही यूज़ करते हो। ये यहाँ पे वही लिखा है यहाँ पे, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन एज द पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। अब देखो दो और कंसेप्ट है हमारे पास, टर्म डिपॉजिट एंड द डिमांड डिपॉजिट। ये क्या क्या चीज़ें होती है? टर्म डिपॉजिट्स एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, जैसे आपके एफडीआर वगैरह होती है जो आप बैंक में बनाते हो, एफडी बनाते हो, तो वो एक टर्म डिपॉजिट हुई। डिमांड डिपॉजिट क्या है? बस ऐसे ही जैसे आपके पापा ने आपके बैंक में यू कैन से आपके गूगल पे में थोड़ा पैसा डाल दिया, दैट इज नोन एज द डिमांड डिपॉजिट। आप कभी भी इसे निकाल सकते हो, कभी भी यूज़ कर सकते हो, विड्रॉ ऑफ द मनी। देखो जो टर्म डिपॉजिट आप इसको ईजिली विड्रॉ नहीं कर सकते। आपने कभी सुना है कि अपने पापा की भाई चलो आज डिनर की पेमेंट तो मैं एफडी से करूँगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है। एफडी का पैसा आप एकदम नहीं निकाल सकते, मतलब इवन से ऐसे नहीं निकाल सकते छोटी छोटी चीज़ों के लिए। वेराज जो डिमांड डिपॉजिट का पैसा है आपके देखो आपके पापा ने आपके पास 5,000 रुपये जीपे में डाल दिया, अब जीपे से आप पेमेंट करो कहीं पे भी, देयरफॉर यू कैन विड्रॉ दिस मनी एट एनी टाइम, ठीक है। नेचर ऑफ डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट्स, ओके। नेचर ऑफ डिपॉजिट, अब वही बात है, इस पैसे को आप इजीली नहीं निकाल सकते, दे आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट्स की एकदम निकाल दिए, ठीक है। दीज डिपॉजिट्स कैन नॉट साइन चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। ऐसा तो है नहीं कि आप चेक लिख दोगे कि मेरे एफडीआर से 5 से 1,000 रुपये निकाल दो, इतना ईजी काम नहीं होता है। डिमांड डिपॉजिट आती चेकेबल डिपॉजिट, भाई आराम से चेक लिखो, भाई मेरे बैंक से अब 5,000 रुपये पापा ने डाले, मेरे बैंक से 101 रुपये का पेमेंट मेरे पड़ोस वाले दुकानदार को कर दी जाए, एक चेक बना दो छोटा सा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया मैंने। अब हम बात करेंगे सप्लायर ऑफ द मनी। सप्लाई मनी को कौन कौन लोग सप्लाई करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई तो करती है, क्यों? आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है इसलिए, ठीक है। अब आरबीआई अंधा पैसा तो छाप नहीं सकती है क्योंकि उसके लिए भी एक मेथड है। आरबीआई के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। आरबीआई किस मेथड से नोट छाप सकती है? विद द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आरबीआई को ना 2,000 रुपये, 2,000 रुपये नहीं सॉरी 2,000 करोड़ का गोल्ड प्लस फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करना पड़ता है अपने पास, तभी वो करेंसी छाप सकती है। अगर आरबीआई के पास इतना पैसा नहीं है तब वो और पैसा नहीं छाप सकती है, एक बहुत बेसिक चीज़, ठीक है। 200 करोड़ में अब देखो 200 करोड़ में मैंने दो चीज़ें बताई, फॉरेन करेंसी और गोल्ड। अब फॉरेन करेंसी और गोल्ड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई? अब 200 करोड़ में से 115 आरबीआई के पास प्योर गोल्ड होना चाहिए, और जो बाकी बचा हुआ परसेंटेज हुआ उसका वो आरबीआई फॉरेन करेंसी भी रख सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वही बात है, अगैन मैं एक और चीज़ बोलूँगा, आरबीआई जब भी कभी कोई भी नोट छापती है भाई वो इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के मेथड से छापती है, ऐसे ही नहीं छाप सकती आरडी की शाम आरबीआई की चलो शाम को मन किया तो चलो नोट छाप लेते हैं आज, ये नहीं चलता सिस्टम। अब कमर्शियल बैंक किस तरीके से नोट छापते हैं कि क्या मतलब, सॉरी नोट नहीं छापते, कमर्शियल बैंक किस तरीके से क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, यू कैन से मनी को किस तरीके से सप्लाई करते हैं। अब आप तो सोच रहे होगे कि भाई एक बैंक कैसे सप्लाई करेगा मनी को, ठीक है। अब मतलब सॉरी मनी को किस तरीके से क्रिएट करेगा, मनी क्रिएशन किस तरीके से करेगा कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक के पास थोड़ी कोई पैसे छापने की मशीन होती है, अगर तो होती तो तब तो भाई इस कंट्री का जो इकोनॉमिक्स है वो बर्बाद हो चुकी होती है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक का भी एक मेथड होता है, उस मेथड को कहते हैं दे क्रिएट मनी विद द हेल्प ऑफ द डिमांड डिपॉजिट्स। अभी ये डिमांड डिपॉजिट से कैसे मनी बनाते हैं ये बैंकिंग चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ हमने कमर्शियल बैंक के बारे में ही बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अभी इतना ही याद रखो कि जो कमर्शियल बैंक है वो डिमांड डिपॉजिट्स को यूज़ करके मनी बनाती है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैंने आपको छोड़ दिया एक टॉपिक, आगे बहुत डिटेल में पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, ठीक है। द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट किस तरीके से मनी को सप्लाई करती है? एक्चुअल में ना गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन, इनके पास पूरा राइट है कि ये कॉइन छाप सकते हैं, सॉरी कॉइन मिंट कर सकते हैं। मिंट का मतलब ये तो है नहीं कि ये खुद जाएंगी निर्मला सीतारमन किसी खदान में और फिर कॉइन बनाने लगेगी, ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब इनके पास इतनी पावर है कि ये बोल सकती है कि भाई कॉइन छाप सकते हो आप, और आपको कॉइन छापने चाहिए 1 रुपीज़ के, नहीं छापने चाहिए, एंड दिस एंड दैट, ठीक है। 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, जितने भी सारे दूसरे कॉइन्स है वो भी निर्मला सीतारमन जी ही छापती हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, ठीक है, सीरियसली मत लेना।
ओके। बैंक मनी एंड द हाई पावर्ड मनी। बैंक मनी क्या होती है? इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स। बैंक मनी, अब देखो मैंने आपको यहाँ पे मेथड बताया कि किस तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स है वो मनी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब वो डिमांड डिपॉजिट्स को यूज़ करते हैं। अब उन्हीं डिमांड डिपॉजिट्स को बैंक मनी भी कहा जाता है। क्यों बैंक मनी कहा जाता है? क्योंकि बैंक इस डिमांड डिपॉजिट को यूज़ करके और मनी क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब और ज़्यादा मनी क्रिएट कर रहा है कौन? कर रहा है? डिमांड डिपॉजिट्स को यूज़ के बैंक कर रहा है, तो देयरफॉर इट इज़ नोन एज द बैंक मनी। बहुत ज़्यादा बेसिक है कि भाई डिमांड डिपॉजिट को कौन यूज़ कर रहा है? बैंक फॉर द मनी क्रिएशन, देयरफॉर इट इज़ नोन एज द बैंक मनी, ठीक है। और द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट जितने लोगों के, जितने आम लोगों के, जितना भी सारा आम लोगों का पैसा बैंक के पास है, दैट इज नोन एज द बैंक मनी, ठीक है। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी के तीन कंपोनेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल द करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, सेकंड वर्ल्ड कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। अब जो कमर्शियल बैंक है, जो यू कैन से जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक के जितनी सारी तिजोरियों में जितना सारा पैसा है वो, प्लस थर्ड चीज़ क्या है? कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। अब एक्चुअल में ना थोड़ा पैसा, मान लो आपने अपना जो थोड़ा पैसा, आपने अपना आपकी जो इनकम आई, जस्ट एक एग्जांपल, आपकी इस मंथ की इनकम आई 50,000, एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने वो अपने बैंक में डाल दी। अब देखो उसमें से ना कुछ परसेंट जो पैसा है, अगर आरबीआई ने आपका जो 50,000 पैसा वो किसी और को लोन पे देना है, तो लोन पे देने से पहले आरबीआई को वो थोड़ा सा उसका परसेंटेज ना, सॉरी, जो कमर्शियल बैंक को, उस कमर्शियल बैंक को थोड़ा सा जो एक परसेंटेज है वो थोड़ी आरबीआई के पास भी रखनी पड़ती है। आप अब वो जो आरबीआई के पास पैसा रखा वो भी आप हाई पावर्ड मनी में इंक्लूड करते हो। अब आप सोच रहे हो कि मैंने क्या बताया, क्या लोन दिया, क्या थोड़ा थोड़ा पैसा इसको दिया, ये भी बैंक चैप्टर में अच्छे से कर लेंगे, इसकी भी टेंशन मत लो। अभी बस इतना याद रखो, हाई पावर्ड मनी के तीन कंपोनेंट्स है। करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, लोगों की जेब में जितना पैसा है, प्लस वोल्ड कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक। वोल्ड कैश क्या होता है? जितनी सारी तिजोरियों में, जितनी सारा जो प्राइवेट बैंक की तिजोरियाँ हैं उसमें जितना पैसा है, प्लस आरबीआई के पास अगर प्राइवेट बैंक का कुछ पैसा है वो भी आप इंक्लूड करेंगे इसमें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द मॉनेटरी बेस। इसे मॉनेटरी बेस भी कहा जाता है और इसे बेस मनी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे? दिस बेस मनी इज रेफर्ड टू एज अ हाई पावर्ड मनी because it is on this basis that the base of this money that banks are able to create credit। अब इन तीनों कंपोनेंट्स की वजह से हमारा जो प्राइवेट बैंक है, और यू कैन से, हाँ, जो हमारा प्राइवेट बैंक है वो और मनी क्रिएट कर सकता है। ये तीन कंपोनेंट्स है, इसको हम और ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्या क्या है। अभी बस थोड़ा बहुत रट्टा मार लो इसमें, रट्टा भी कहेंगे, रट्टा भी नहीं कहूँगा, बस एक बार देख लो इस डेफिनेशन को। आगे जब आप पूरा बैंकिंग का चैप्टर करोगे उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया होगा, तो आप रिलेट कर पाओगे हाई पावर्ड मनी क्या है, बैंक मनी क्या है, ठीक है। So this is the end of the chapter, that is money, of our TR Jain class 12 economics book, Indian economic development. So students, thank you for watching the video. If you think this video was helpful to you, make sure to like. So yeah, this is the end guys. Bye bye. Let me just end this video. Bye bye guys.